दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, समित चौहान है और साथ साथ अविनाश गोरखसा कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। लेकिन अविनाश, आपके कमेंट्स क्या हैं? जो हम 80% से ज्यादा के लॉसेस रिकवर कर चुके हैं ब्रेक्जिट आफ्टर मार्च के बाद, क्या ये रिकवरी अभी और बियॉन्ड जा सकती है, कीपिंग इन माइंड कि डोमेस्टिक स्तर पर भी काफी बदलाव हो रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मोमेंटम हमने कल देखा था, मुझे लग रहा है कि आज की एक्सपायरी करीबन 81, 80, 82, 100 तक हो सकती है। क्लियरली नॉट ओनली शॉर्ट कवरिंग बट डोमेस्टिक फैक्टर्स में भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिले। गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से अनाउंसमेंट्स किए हैं और इस प्रकार का माहौल मानसून और मानसून सेशन का निकल रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले सेशन में भी दीपाली ये मोमेंटम जारी रहेगा। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी तो जारी रहेगी बट ओवरऑल इंडेक्स में लग रहा है कि 8300 का लेवल जल्द ही मार्केट्स अचीव करेगा और उसके बाद मेरे ख्याल से लोकल फैक्टर्स ही मार्केट्स को आके डायरेक्शन देंगे। समित, निफ्टी पर आपकी राय क्या? आज अपने क्लाइंट्स को आपने क्या राय दी है? देखिए, डायरेक्शनली हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है मार्केट पे। इनफैक्ट 7900 एक मेजर लेवल बन गया था निफ्टी के लिए। और अगर हम देखें तो ब्रेक्जिट के बाद जो लो बनाया था वो 7927 का था। उसके बाद से हमने एक ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी देखी हुई है। आज के लिए अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पे 8260 से लेके 8280 के अहम स्तर होंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। सो वो लेवल क्रॉस करना इमीडिएटली आज के सेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसा हमारा मानना है। इट डिपेंड्स, पहले एक घंटे की ट्रेडिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आज पूरा दिन कैसे मार्केट मूवमेंट दिखाएगा। सो पहले आर का क्लोजिंग पहले देखना चाहिए, उसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा और अगर वो वैसे हाई क्रॉस नहीं कर पाता है तो हम थोड़ा एक 50 पॉइंट का नीचे का जो लेवल है 8260 से लेके 8200 वो लेवल में कंसोलिडेट हो सकते हैं। इस बीच आप देखिए आज निफ्टी बैंक पर हमारी अप्रोच क्या होगी जी बिजनेस की। प्लीज जी बिजनेस की कमेंट्री पे एक बार आइए। निफ्टी बैंक देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त, लेकिन आज याद रखिए निफ्टी बैंक की चाबी ना किसी और चीज के पास है। देखिए शॉर्ट कवरिंग कल भी निफ्टी बैंक में विजिबल थी, आज भी विजिबल है। कल अगर आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको याद होगा सुबह कल प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स का दिन था, कल प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स चले, आईसीआईसीआई बैंक चला, इंडसइंड बैंक चला। देखिए जो बेस है ना, निफ्टी बैंक ने 17,500 17,600 की ट्रैजेक्टरी बहुत बनाया है। लेकिन मैं आपसे बताऊं आज आप निफ्टी बैंक पर अगर ये 18,000 पहुंच जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत लगती है आजकल में, तो जुलाई में जाकर 18,000 की कॉल प्लस कर लीजिएगा। और देखिए जुलाई में ना दो चीज ट्रेड करने लायक है जो आपको मजा देगी। एक बार दीपक प्लीज ईयरली चार्ट दिखाइए। अगर हमने 1800 पार किया, 18,000 पार किया, याद करिए, तो वो हमारा अगस्त से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट जोन होगा, वो ब्रेकआउट ट्रेड करने लायक होगा। एक बार कमेंट्री फिर आइएगा। एसबीआई याद रखिए, आज पूरे दिन एसबीआई पे नजर रखिएगा। इस बंदे ने 3 दिन से अगर आप देखें बाजार को परेशान कर रखा है। अगर आज एसबीआई ये 22 निकाल गया 220, तो आज सबसे बड़ा मूव निफ्टी बैंक में आएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसके स्टैटिस्टिक्स बारीकी से आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन निफ्टी बैंक 18,000 पॉसिबल है। 18,000 जाए तो पोर्टफोलियो में जुलाई की 18,000 की कॉल और निफ्टी बैंक के साथ साथ एसबीआई पर नजर रख के चलिएगा दीपाली। बिल्कुल। और डॉयशे बैंक की रिपोर्ट भी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, जहां पर उन्होंने पॉजिटिव कवरेज जारी किया और कहा है कि लोन ग्रोथ में इजाफा और साथ ही साथ एनपीएल रिकॉग्निशन के बाद अब अच्छी परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से आ सकती है। बातचीत करेंगे इस रिपोर्ट पर भी और आज खबरों वाले शेयर्स कौन से, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। ब्रेक के बाद शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एसएक्स निफ्टी लगभग 55 अंकों पर जून सीरीज, जून वादा कारोबार का अगर आप देखें तो आज एग्जैक्टली अंत होना है। और देखिए इस बीच एक कल जो हवाएं थी, फिजाएं थी, वो थी कि पैसा खूब आएगा। 7th पे कमीशन की सिफारिश से कैबिनेट ने मंजूर कर ली थी और उसके बाद बहुत से हाउसेस ने, आप देखें सिटी ने इनफैक्ट आप देखें तो जो अपना मत जारी किया है, बहुत सारे हाउस ने जारी किया है। एचडीएफसी बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, टाइटन, वोल्टास, कॉफी डे, इन सभी स्टॉक्स को, फोनिक्स मिल्स को अगर आप देखें, उन्होंने अपने प्रिफर्ड बाय जो स्टॉक्स हैं, आई मीन हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सबसे ज्यादा उन्होंने फायदा पहुंचाने की अगर आप देखें इनफैक्ट बात कही है। आप देखिए ये एक मैंडेट है सीएस ने, अगर आप एग्जैक्टली आप देखें हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा। आई थिंक देखिए
आप देखते रहिएगा स्क्रीन पे आपको एग्जैक्टली जिन जिन स्टॉक्स को LIC हाउसिंग फाइनेंस, मारुति, BPSL, IOC, कजारिया सेरेमिक्स, हेवल्स इंडिया, बहुत सारे दीपाली एडवांटेज मिलने वाले स्टॉक्स को रिकमेंड किया गया है। ये हमारी थीम रहेगी। आई मीन इसमें से क्या पिक करना चाहिए और वीरेंद्र, इन सभी स्टॉक्स में कल वो साफ रिफ्लेक्शन दिख भी रहा था कि 7th पे कमीशन में से ये स्टॉक्स बेनिफिशियरी रहेंगे। वो रिफ्लेक्शन कल ही स्टॉक्स में आना शुरू हो गया था, क्योंकि आप देखिए हाउसिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कल के सत्र में, आप ट्रांसपोर्टेशन स्पेस का परफॉर्मेंस देखिए, NBFCs कल चल रहे थे, तो इन स्टॉक्स में कि ये फायदा पहुंचेगा उसका एक साफ असर कल के सत्र में भी देखा जा रहा था। हालांकि ये वो चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर ब्रोकर हाउसेस ने खरीदारी की सलाह दी है, फिर चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, सिटी हो, मैक्वारी, उनका मानना है कि 7th पे कमीशन के बाद जो अर्बन कंजम्पशन है वहां पर एक सुधार देखा जाएगा। और LIC हाउसिंग, टाइटन, बैंकिंग स्टॉक्स, ये कुछ पसंदीदा शेयर्स उन्होंने बताए गए हैं। अविनाश, आप कमेंट लेना चाहेंगे? 7वें वेतन आयोग से कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको फायदा पहुंचेगा। सिटी ने अपने कुछ चुनिंदा चॉइसेस बताई जिनमें मारुति, टाइटन, वोल्टास, कॉफी एंटरप्राइजेस, फिनिक्स मिल्स को शामिल किया है। वहीं अगर क्रेडिट स्विस की बात करें तो उन्होंने भी कई सारे स्टॉक्स पिक किए हैं स्पेस से। लेकिन आप इसी पर्सपेक्टिव से कौन से वो चुनिंदा 2-3 स्टॉक्स हैं जो रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आई थिंक दीपाली क्लियरली ऑटो और हाउसिंग फाइनेंस हमको लगता है कि सबसे बड़े बेनिफिशियरीज रहेंगे, क्योंकि 1 लाख करोड़ का जो 7वें पे कमीशन का जो पैसा है वो अरियर्स में आएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा पैसा इस साल ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटो में मारुति है, महिंद्रा है, टिपिकली 2 व्हीलर कंपनी जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प रहेगी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तो ऑब्वियसली LIC हाउसिंग, SDFC और दीवान हाउसिंग। हम समझते हैं कि ये लेवल से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी पॉजिटिव है और हमने ऑलरेडी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इन शेयर्स में देखा है। लेकिन मेरे ख्याल से मानसून का प्रोग्रेस अगर और ठीक ठाक रहता है तो यहाँ पे और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये अगर आप देखें तो सारी की सारी वो लिस्ट है, लेकिन इन लिस्ट ये स्टॉक्स, ये सेट ऑफ स्टॉक्स का आप देखिए हीरो मोटर कॉर्प ने क्या जोरदार मूव दिया। देखिए ये तो एक इवेंट था, इनका फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। समेत ये सेट ऑफ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट, सबसे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर मुझे एक ये कॉम्बिनेशन और दूसरा शॉर्ट कवरिंग का कॉम्बिनेशन, नई सीरीज का इंपैक्ट, आप किन किन स्टॉक्स को लेकर चलना चाहेंगे अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में इस वक्त? देखिए TVS मोटर्स अगर देखें तो काफी कंसोलिडेशन के बाद कल उसने सेकेंड हाफ में एक अच्छे खासे प्राइस वॉल्यूम के साथ मूवमेंट दी थी। अगर आप देखें तो 300 के ऊपर इसने क्लोज दिया हुआ है काफी टाइम के बाद, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही स्टॉक के लिए। 302, 303 का इसका एक ब्रेकआउट लेवल है, बट जैसे कल वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी इंट्राडे में, हमें लग रहा है कि वो ब्रेकआउट आज आ सकता है। 312 का हमारा इमीडिएट टारगेट होगा TVS मोटर्स पे, 294 के स्टॉप लॉस से उसको बाय किया जा सकता है। लास्ट 3 दिनों में हमने टायर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखी है। MRF, सियाट, ये स्टॉक ने अच्छे खासे मूवमेंट दिए उनके लोज से, जिसमें अपोलो टायर्स है वो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद कल 150 के ऊपर उसने क्लोज दे पाए। सो टेक्निकली स्पीकिंग एक फॉलिंग वेज पैटर्न से उसने कल ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि अपोलो टायर में भी ये तेजी और कंटिन्यू रह सकती है। 157 से लेके 159 के हमारे इमीडिएट टारगेट्स होंगे अपोलो टायर्स के लिए, तो इसको बाय किया जा सकता है बाय कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 147। थर्ड बाय फार्मास्यूटिकल स्पेस से होगा। अगर लास्ट 5-6 महीने का अगर हम ओवरऑल फार्मास्यूटिकल स्पेस में स्टॉक्स का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट स्ट्रक्चर डीवीज लैब का रहा है, क्लियरली उसने आउट परफॉर्म किया हुआ है। सो हमें लग रहा है 1100 ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये स्टॉक के लिए। 1070 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है, 1170 का हमारा टारगेट होगा। तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज यहाँ पर समित ने बताए हैं, TVS मोटर्स, अपोलो टायर्स और डीवीज लैब, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कल बहुत सारे सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे थे, और एक बार फिर से हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर की और हाउसिंग स्पेस की। 7th पे कमीशन से एक बूस्ट मिल सकता है इस पूरे स्पेस को, और साथ ही साथ जो हाउस रेंट अलाउंस में जो एक जोरदार इजाफा किया है सरकार ने, उससे पूरे ही रियल्टी स्पेस को एक बड़ा बूस्टर मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि कल इनफैक्ट जितने भी कमेंट्स आए हाउसिंग स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियों की मैनेजमेंट की ओर से, उसमें उन्होंने यही कहा था कि डिमांड इंप्रूव हो रही है और ऐसी खबरें जो सेंटिमेंट्स है उनको और बूस्ट करेंगी। कहीं ना कहीं जो जब ज्यादा रकम यहाँ पर कंज्यूमर के हाथ में आएगी तो डेफिनेटली वो निवेश करेंगे, और बीते कुछ समय में जो रियल्टी सेक्टर में डिमांड है वहां पर थोड़े इंप्रूवमेंट के इंडिकेशंस मिले भी हैं। लेकिन कल आप देखिए DLF को, उबरा रियलिटी को, कोल्टे पाटिल को, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को, ज्यादातर स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम साथ खरीदारी देखी जा रही थी। अविनाश, मैं आपकी चॉइसेस जानूंगी, लेकिन उससे ठीक पहले ब्रजेश, टेक्निकली सबसे स्ट्रांग आपको भी रियल्टी स्पेस में कौन सा स्टॉक लग रहा है जहां पर आज ही के लिए नहीं, नेक्स्ट सीरीज के लिए भी पोजीशंस बनाई जा सकती हैं?
देखिए रियलिटी स्पेस की बात करें तो मैं HDL का नाम लूंगा, नो डाउट फ्रॉम समवेयर ऑन 86 ऑड लेवल जो रिसेंट लो था, वहां से जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के समय जो इसमें इंडिकेशन देखने को मिला है वो आने वाले दिनों में 3 डिजिट में डेफिनेटली ट्रेड करेगा। समवेयर अराउंड 99 के आसपास में बंद हुआ है, 95 का अच्छा उसका एक सपोर्ट एक है, उसका स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम से। एक 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो लगभग 105 107 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। अगर उसको थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो लगभग 112 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो दाव इसमें लगा सकते हैं HDL में। इस बीच समय तरह एक बार SBI को देखिए, जैसे कि मैंने अभी हम लोगों ने इनिशियल कमेंट्री में डिस्कशन किया था कि SBI ने आपके पेशेंस टेस्ट जो है ना वो पिछले 3 सेशन में कितने किए हैं एक टिपिकल ट्रेडर के लिए जो कि अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, और सीरीज प्रोस्पेक्टिव से समेत, फिर मैं बताऊंगा सीरीज प्रोस्पेक्टिव से। आप देखिए पिछले 5 सेशन के हाइस, पिछले 5 सेशन के हाइस 1 2 5 भी नहीं, इनफैक्ट 10, कैन यू बिलीव 10 सेशन से स्टॉक 218 के ऊपर नहीं गया। मैं कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा इसके ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखिए अभी भी इस सीरीज में लगभग 2 करोड़ 99 लाख शेयर खड़े हैं, यानी 3 करोड़ शेयर का आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी खड़ा है। और मैं अगर इसके नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में जाऊं, यानी जुलाई के ऑप्शंस में, तो याद रखिए कल इसकी, ये एक अलर्ट दे रहा हूं मैं आपको अगर आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, कल SBI की 220 की कॉल में, जरा प्लीज चार्ट पे आइए एक बार, कल SBI की 220 की कॉल में 4,44,000 शेयर जुड़े। दैट मीन्स जुलाई में ये स्टॉक एक बड़ा मूव दे सकता है। समित, आपकी राय SBI पर? देखिए SBI और ओवरऑल PSU बैंकिंग स्पेस में हमारा पॉजिटिव स्टांस रहा है लास्ट 3-4 वीक से। जो 27 मई को एक ब्रेकआउट आया था SBI को अराउंड 192 195 के, वो लेवल से हम पॉजिटिव बायस हमारा मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि हमारा इमीडिएट टारगेट 216 का था, वो अचीव हो गया था 2 वीक पहले, बट अभी अगर देखें तो इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बट जैसे आपने बताया कि 220 के आसपास काफी मेजर हर्डल इन स्टॉक को, टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे कन्वर्ज हो रहे हैं उसके आसपास, तो वो एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल हो सकता है SBI के लिए आने वाले सीरीज में। 220 का लेवल 220-222 के ऊपर जब भी ये क्लोज देगा SBI, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स 240-242 तक आ सकता है। बट ये एक मेजर लेवल है, मेरे ख्याल से इसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव बायस सीन ट्रेड करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 240-42। और अगर ये लेवल इमीडिएटली क्रॉस नहीं कर पाता है और वहां से एक माइनर डिप आती है प्रॉब्ली टुवर्ड 210-206 ये जोन में, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये राय रही SBI पर, और आज डॉयचे बैंक ने भी बाय रिकमेंडेशन दी है SBI पर 270 के टारगेट्स लेकर। खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं। क्वेस्ट कॉर्प का IPO कल ओपन हुआ और फ्राइडे यानी कल 1 जुलाई को बंद होगा, और अब तक 45% ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 310 से 370 रुपए प्रति शेयर। जो नेक्स्ट स्टॉक है खबरों में वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस का। सब्सिडरी में 14% हिस्सेदारी बेची है, ग्रिफिन पार्टनर्स को हिस्सेदारी बेची है कंपनी ने, और अपने सप्लाई चेन बिजनेस में ये 14% हिस्सेदारी बेची गई है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस आज मजबूत रह सकता है, नजर रखकर चले। करियर पॉइंट पर भी खबर है, फ्रैंकलिन टेम्परेचर ने 1% हिस्सेदारी बेची है कंपनी में, और बल्क डील के जरिए ये हिस्सेदारी बेची गई। तो ये फंड एक्शन कुछ करियर पॉइंट में कल स्टॉक परफॉर्म किया था, 110 के लेवल्स पर क्लोज हुआ था, लेकिन शायद दबाव रहा इस खबर के बाद। कोलिने पर भी खबर है, सोलर एनर्जी कॉर्प के साथ करार किया है कंपनी ने। 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर ये करार किया गया है। 311 के स्तर पर कल ये स्टॉक बंद हुआ था। पटेल इंजीनियरिंग एक और स्टॉक है, फटाफट से आप देख लीजिए। कल इनफैक्ट मार्केट क्लोजिंग के दौरान ये खबर आई थी कि कंपनी ने कर्ज को इक्विटी में बदलने को मंजूरी दी है, और डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत ये मंजूरी मिली है। कल 3.5% बढ़ा था, लेकिन पॉजिटिव खबर है तो इसलिए उछाल शायद रहे आज के सत्र में पटेल इंजीनियरिंग में। नजर रखकर चले स्टॉक पर भी आज के सेशन में। लेकिन अब वक्त हुआ ये जानने का कि आज का ट्रेड कौन सा है। टुडेस ट्रेड, जिसे हर रोज हम आपको बताते हैं, और स्टॉक को चुना जाता है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही आधार पर। तो रुक कर लेते हैं टुडेस ट्रेड का। और टुडेस ट्रेड में एक शेयर अब आपको वीरेंद्र बताएंगे, लेकिन कोई भी पोजीशन आप बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। बताइए वीरेंद्र, आज के लिए कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जी हाँ दीपाली, आजकल अगर आप देखें फॉर्चुनेटली बड़े बड़े ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, और ऐसे ब्रेकआउट्स जिनको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं काफी समय के लिए। आज श्रेय इंफ्रा हमारा स्टॉक होगा। श्रेय इंफ्रा 72.35 पे कल क्लोज हुआ। कल श्रेय इंफ्रा ने क्या किया, याद रखिए, श्रेय इंफ्रा ने कल ऑलमोस्ट
अपने मल्टी ईयर हाई यानी करीब करीब 6 साल के हाईस को छुआ। लेकिन इसने एक अटेम्प्ट, याद रखिए, ऑलमोस्ट लिया था 2010 के अंत में इन्हीं लेवल्स को काटने का, यानी यहां से थोड़ा सा ऊपर अगर आप 2010 में जाएं तो उस चार्ट पे लगभग एक का जो हाई लगा हुआ है ना, वो है करीब करीब 78-80। वहां तक का मूव आने की पॉसिबिलिटी आज कल परसों में, देखिए ये बहुत एग्रेसिव स्टॉक है। जब इस पे ट्रेडर्स, जब इस पे कुछ HNIs, जब इसमें कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर तुल जाते हैं तो तुल जाते हैं। तो 78-80 की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए उसके बाद सबसे बड़ी चीज है रिवॉर्ड, क्योंकि अगर वो लेवल पार हो गया तो ये 2008 के बाद का सबसे ऊपरी लेवल टच कर जाएगा, और उसके बाद फ्रेंकली स्पीकिंग उस लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि वहां जाएगा ही जाएगा, लेकिन 150 तक कोई सिवियर सप्लाई जोन नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप, मैं इसको मंथली भी देख रहा हूं, मैं डेली पे देख ही नहीं रहा हूं, इस वक्त मैंने कहा ना लार्ज बड़े ब्रेकआउट्स देखने का वक्त है। इस महीने की वॉल्यूम्स, यानी जिसका आज अंत होने जा रहा है, इस महीने के वॉल्यूम्स 1 2 3 4 5 पिछले 5 महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स हैं। यानी मैं जिस ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी तलाश रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा वॉल्यूम्स पैटर्न खड़ा हुआ है। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखें, वीकली चार्ट्स पे इसने 2016 के हाईएस्ट जोन को, और इनफैक्ट जो एक जनवरी के महीने में एक हाई था ना, लगभग 60 रुपए 45 पैसे का, माफ कीजिएगा, वो था 71 रुपए का, उसको कल पार कर दिया। तो वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक बढ़ चुका है। मंथली पे 78-80 वो एक सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। अब इनफैक्ट थोड़ा फंडामेंटल्स पे भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखिए फंडामेंटल्स जो इसके पर्सपेक्टिव हैं वो क्या कर रहे हैं। FY16 में AUMs में लगभग एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 4.25% की बढ़ोतरी और करीब 36,702 करोड़ रुपए पहुंच गए। FY17 में डिसबर्समेंट्स में लगभग 16% का इजाफा, और साथ ही सरकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और PP प्रोजेक्ट्स पर जिस तरीके से बढ़ावा देने का रुझान है ना, वो इनके लिए FY17 में, FY18 में और इनफैक्ट FY20 तक सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी होगी। लेकिन देखिए फंडामेंटल जो बदलाव हो रहे हैं ना इस कंपनी में आज करेंगे, वो पिछले 1.5 साल से हो रहे हैं। रोज बरोज एक खबर आती है इस कंपनी को लेकर, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज है ना वो है मंथली चार्ट का ब्रेकआउट 78-80। लेकिन अगर 78-80 पार कर जाए तो फिर याद रखिए ये स्टॉक है अपने डीमेट अकाउंट में कुछ समय रखने वाला। दीपाली बिल्कुल, और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये रहा भी है। कल के सेशन में ही नहीं, अगर बीते 3 मंथ्स का इसकी आप ट्रेंड देखेंगे तो एक जोरदार मजबूती स्टॉक में दिखी भी है, और एक वजह इसके चलने की भी है कि पूरा ही NBFC स्पेस एक्शन में रहा भी है। एक अच्छा मूव श्रेय इंफ्रा में देखा गया, लेकिन कल श्रेय इंफ्रा ही नहीं, अगर पूरी NBFC स्पेस से आप देखेंगे स्टॉक्स तो SKS माइक्रो 5% उछलकर कल ये स्टॉक क्लोज हुआ। उज्जीवन फाइनेंस को आप देखेंगे तो वहां भी जोरदार मजबूती कल के सत्र में दिखी थी। इनफैक्ट ब्रिजेश, SKS माइक्रो, उज्जीवन फाइनेंस, ये स्टॉक्स भी कल चल रहे थे। NBFC में पूरे में ही बाइंग थी कल के सेशन में। कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है आज इंटरडे में? देखिए SKS माइक्रो को एक बार देख सकते हैं। नो डाउट द स्टॉक हैज गिवन अ नाइस ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, समवेयर अराउंड 730-35 के आसपास में बंद हुआ है। इंटरडे के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो लगभग 715-718 का अच्छा एक सपोर्ट एक है। पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं ऑफसाइड इमीडिएट बेसिस पे 765 तक के लेवल आपको इंटरडे के रुझान से देखने को मिल सकते हैं। 770-775 का जो बैंड है दैट वुड बी एक्टिंग एज अ टफ रेजिस्टेंस। तो एक बार इंटरडे के लिए 760-65 तक के लेवल आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स देखिए जिनमें कल काफी अच्छा खासा मूव था। कुछ स्टॉक्स दीपाली ने रखे, और एक आप देखिए DCW कल, जैसे कि मैंने बात कही, DCW ने अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखें तो ऑलमोस्ट 2008 के ऊपर की सबसे बड़ी क्लोजिंग दी कल स्टॉक ने। अगर आप कोई छोटा स्टॉक ढूंढ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में जो कि बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है तो वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। समित आप क्या कहेंगे, अगर हमारे कुछ व्यूअर्स छोटे ट्रेड पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उसमें DCW कहां फिट होता है? देखिए जनरली हम ट्रैक नहीं करते ये काउंटर, बट जैसे इसकी प्राइस एक्शन है और लास्ट 8 महीने से जैसे इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है वो काफी एनकरेजिंग है। यस, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर लाइन चार्ट पे देखें तो इसने एक ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है मंथली चार्ट पे, तो ये मोमेंटम डेफिनेटली एक्सटेंड होगा यहाँ से, और जो उसके 2008 के हाईज है
अराउंड 44 से लेके 45 वो एक बार रीटेस्ट हो सकता है। सो जो स्टॉक जो ट्रेडर्स एक स्मॉल प्राइस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक एक अच्छी बेट हो सकती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी है। सो 44-45 के लेवल के लिए डेफिनेटली इसको बाय किया जा सकता है। जी, कुछ और स्टॉक जो खबरों में है उनमें आप देखिए सेटको ऑटो को कल एनएससी पर स्टॉक की लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग का अप्रूवल मिल चुका है कंपनी को। खरीदारी शायद रहे स्टॉक में आज के सेशन में, हालांकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं आमतौर पर, लेकिन आज तेजी देखी जा सकती है इस खबर की वजह से। मिंडा इंडस्ट्रीज बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी गई 1:5 के रेशियो में। तो मिंडा इंडस्ट्रीज 1167 के स्तर पर कल स्टॉक बंद हुआ, लेकिन आज चल सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक रहेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इनफैक्ट प्रमोटर ने 0.1% हिस्सेदारी प्लेज रखी है और फिलहाल जो प्रमोटर का कुल स्टेक है वो 29.09% है। तो अच्छी खबर नहीं है, दबाव में रह सकता है ये शेयर आज के सेशन में। और एक एलटी फूड्स देख लीजिए, यूके में नई सब्सिडी कंपनी ने बनाई है और यूरोप में कारोबार विस्तार पर कंपनी विचार कर रही है। अविनाश, एलटी फूड्स आप ट्रैक करते हैं तो आप एक कमेंट लेना चाहूंगी। इनफैक्ट ये जो राइस स्टॉक्स हैं या एलटी फूड्स, कोहिनूर फूड्स, इनमें हमने अच्छी मजबूती बीते सेशंस में देखी है, अच्छा रुझान स्टॉक्स में बना रहा है। लेकिन इस खबर को आप कैसे देखते हैं? यूरोप में जहां ऑलरेडी इतने अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे समय में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, वो भी यूरोप में, आप कैसे देखते हैं इस खबर को? नहीं, मुझे लग रहा है दीपाली ऑलरेडी थोड़ी बहुत रिकवरी बासमती के प्राइसेस में हमने देखी है और लास्ट ईयर जिस प्रकार की गिरावट हमने पैडी के प्राइस में देखी थी, मेरे ख्याल से इस साल डेफिनेटली पैडी के प्राइसेस में भी रिकवरी देखी है। काफी कंपनीज ने लास्ट ईयर इन्वेंट्री लॉसेस बुक किए थे, इसमें एलटी फूड्स भी था। मुझे लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा वो काफी पॉजिटिव रहेगा। रही बात यूरोप की सब्सिडी की, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मल अनाउंसमेंट है, इसका जो अर्निंग्स इंपैक्ट है वो मुझे लग रहा है शायद 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये न्यूज सेंटिमेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन अर्निंग्स के लिए आने के लिए शायद थोड़ा वक्त लगे। जी, इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लीजिए जो खबरों में आप देखिए बने रहेंगे। उसमें एक एमसीएक्स है। दरअसल खबर यहां पर यह है कि सीएमए ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी की खबरें हैं और लगभग कुल 15% हिस्सेदारी खरीद सकता है सीएमए ग्रुप है। तो आप इस स्टॉक पर नजर रखे जा सकते हैं। एक चंक यहां पे कोई इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेट कर सकता है। रिको ऑटो, यहाँ पर ही कोई माफ कीजिएगा, छोटे शेयरधारकों ने कंपनी को एजीएम को नोटिस भेजा है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अगर आप देखें कि इससे इनको शायद थोड़ा मतभेद है और इसलिए उन्होंने अगर आप देखें तो यहाँ पर उनको हटाने की मांग की है। और यहाँ पे उसके बाद एक आप लेदर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, इस पर थोड़ा सा नजर रख के चलिएगा। लेदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई सेक्टर्स को राहत पैकेज संभव है। टेक्सटाइल के तर्ज पर आप देखें इस सेक्टर को भी मिल सकती है थोड़ी राहत। और जॉब क्रिएशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को लेकर आई थिंक ये एक बड़ा कदम सरकार उठा सकती है। लेदर स्पेस, जेम्स एंड ज्वेलरी। अविनाश, इस स्पेस में आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र यहाँ पे किया गया। आई थिंक इस स्पेस पे शायद बहुत कैंडिडेट्स ना हो आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में, लेकिन फिर भी कोई छोटा स्टॉक्स आपके जहन में आता है या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी में इस वक्त? मुझे लग रहा है कि आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी में वीरेंद्र, मैं फ्रंटलाइन कंपनीज पे ही दाव लगाना चाहूंगा। मेरे ख्याल से पीसी ज्वेलर्स और क्लियरली अगर हम टाइटन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे विकल्प अच्छे रहेंगे। टाइटन की बात करें तो टाइटन में डेफिनेटली ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी गिरा है। मेरे ख्याल से फ्रंटलाइन पे ही इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। जी, इसके अलावा एचयूएल भी आज खबरों में है। आज कंपनी की एजीएम है। इनफैक्ट जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई भी थी कि आज होने वाली एजीएम में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ देर में इनफैक्ट मेरे सहयोगी मौजूद भी रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे भी कि क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं और उनका असर क्या होगा स्टॉक पर। बातचीत करेंगे कुछ देर बाद एचयूएल की। लेकिन एलएनटी भी खबरों में है आज। कल इनफैक्ट हमने आपको खबर बताई भी थी, खबर आई भी थी कि एलएनटी इन्फोटेक का जो आईपीओ को अप्रूवल मिला है, फाइनली डेट्स भी आ गई हैं। मच अवेटेड आईपीओ इनफैक्ट कहना चाहिए, जुलाई में आईपीओ आएगा, डेट्स आ चुकी हैं और आज प्राइस बैंड भी आ गया है। एलएनटी इन्फोटेक का जो प्राइस बैंड है वो 705 से 710 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। एक खबर आप देखिए सांघवी मूवर्स पर, नेगेटिव खबर है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से 122 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है कंपनी को, तो नेगेटिव खबर है सांघवी मूवर्स के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है। जब वापस लौटेंगे तो एचयूएल की तो बात करेंगे ही कि आज होने वाली एजीएम में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही बताएंगे आज आपको आज की ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, 2 ऑप्शन ट्रेड जहां पर आज आप बेट कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद शुभ सलाह। ब्रेक के बाद शुभ बता रहा है, मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। एग्जैक्टिव देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें इस वक्त की स्थिति में लगभग 53 अंक ऊपर करीब 8261 है। कल देखिए एक तो मानसून सत्र की तारीख आ गई और दूसरी बात
जिस तरीके से कल कैबिनेट का फैसला था और ये बात कही गई कि भाई अब दुकान, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं अब 24 घंटे 7 दिन खुलेंगे, ये लॉजिस्टिक्स के लिए दूसरा एक बड़ा एडवांटेज था। देखिए, मॉल्स को चलाने के लिए जितना बड़ा लॉजिस्टिक्स का एक कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और अब जीएसटी का पास हो जाना और ये लॉजिस्टिक्स के लिए दूसरा, अगर आप देखें, बड़ा इनफैक्ट कहीं ना कहीं ट्रिगर था। लेकिन लॉजिस्टिक्स में कल स्टॉक्स फंस रहे थे। आप देखिए एक बार प्लीज, एक बार गति को देखिए, एजिस लॉजिस्टिक्स को देखिए, स्टोरमैन लॉजिस्टिक्स को देखिए, स्टॉक्स थोड़ा अटक रहे थे, फीलिंग अटकने की आ रही थी। गति पिछले 6 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से स्टॉक 175 के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाया है। ब्रिटिश, अगर सेम इज द केस विद एजिस, 130, 131 पार ही नहीं हो पाता। अभी लॉजिस्टिक्स में क्या ट्रेड करेंगे ब्रिजेश आप लॉन्ग साइड में, जिसमें आपको क्लियर कट मैंडेट मिल रहा है कि हाँ भैया ये स्टॉक तेजी खेलने लायक बिल्कुल अच्छा है? देखिए वीरेंद्र जी, अगर हम लॉजिस्टिक स्टॉक्स की बात करें, जैसे आपने गति को पहले कहा, नो डाउट ये जो लेवल है 175 से 180 का जो बैंड है, दैट वुड बी डेफिनेटली दैट इज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। हाँ, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही जर्नी इंडिकेट करता है। थोड़ा सा अगर डिप आता है समवेयर अराउंड से एक 10-12 रुपए का अगर करेक्शन देखने को मिलता है समवेयर अराउंड 160 के आसपास में, तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं उसमें भी। द स्टॉप लॉस वुड बी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 152, और वहां से जो मूवमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो इंडिकेट करेगा एक बार 180 को क्रॉस करने की क्षमता रखता है। बट ये जो लेवल है, ये लेवल को अवॉइड करने की ही बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। मतलब नीचे की तरफ में ड्रिफ्ट होता है तो वी कैन गो फॉर अ बाय साइड। जी, चलिए एक बार फिर से बात करते हैं एचयूएल की। आज कंपनी की एजीएम है और एजीएम में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ये फैसले हो सकते हैं, जान लेते हैं मेरे सहयोगी से जो कि मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से। सुमित मौजूद है। सुमित, इनफैक्ट कई दिनों पहले आपने बताया था कि आज एजीएम होगी और आज की एजीएम में कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं जनरल रिजर्व को लेकर। कंपनी के पास 2000 करोड़ से ज्यादा के जनरल रिजर्व है। एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट होने की संभावना है? शुक्रिया दीपाली। दरअसल कॉर्पोरेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कोई कंपनी अपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने की मांग कर रही है शेयरधारकों से P&L रिजर्व के अंदर। दरअसल 2013 के बाद से ये अलाउ किया गया था कि कोई भी कंपनी अपने रिजर्व्स के अंदर रिजर्व्स को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर शेयर होल्डर की कंपनी तो मंजूरी दे दी थी इसकी, लेकिन शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी जा रही है। अगर ऐसी मंजूरी मिलती है तो ये कंपनी के लिए नए एवेन्यूज खोलेगी जहां पे कंपनी अपने P&L रिजर्व के जरिए ज्यादा डिविडेंड दे पाएगी, जैसा कंपनी का खुद का कहना है, और उस कैश का यूटिलाइजेशन फर्दर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकेगी। कंपनी ऑलरेडी करीब 8 से 10% के आसपास का डिविडेंड देती है, तो ये कंपनी के लिए वैसे भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। 120-125% के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती आ रही है। 5 से इवन 3 से 5% तक के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का, तो अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर P&L रिजर्व ट्रांसफर होता है तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि ये फॉलो अप करेगा बाकी कंपनियों की तरफ से भी, क्योंकि अभी पहली कंपनी एचयूएल जो इस तरह की मांग कर रही है, लेकिन अगर आगे और ऐसी कंपनियां मांग करती हैं तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटी खुल जाएगी, वो भी इस रिजर्व को ट्रांसफर करें। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो एचयूएल के लिए बनती है वो ये कि हो सकता है क्योंकि ज्यादा डिविडेंड देने में अब टैक्स देना पड़ेगा कंपनियों को, तो उससे बचने के लिए कंपनी एक और बायबैक या एक और कैश यूटिलाइजेशन के लिए कुछ और तरीका निकालते हुए दिखाई पड़े, जिसमें बायबैक जो है पहली प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये अगर होता है, क्योंकि एचयूएल बहुत ज्यादा भागा नहीं है उन लेवल से जिन लेवल पे पहला इसका बायबैक या फिर ओपन ऑफर आ चुका है, तो ये कंपनी के लिए एक और पॉसिबिलिटी रेज करता है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड अगले 5 से 6 महीने साल भर के अंदर एक और बायबैक एचयूएल के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। बायबैक की पॉसिबिलिटी, लेकिन आई थिंक जो सुमित ने बात पहली कही ना, दैट इज कि देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो जो था इस कंपनी का पहले से काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा है। और देखिए आईटीसी एचयूएल के संदर्भ में हम डिविडेंड पे आउट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि इसमें डिविडेंड यील्ड लोगों को बहुत अच्छी मिलती है। इसमें इन स्टॉक्स में लोग आज के नहीं 10, 20, 25, 30 साल के हैं। लेकिन एक और बात सुमित ने कही कि ये एक ट्रेंड सेट कर देगा। अविनाश, कितनी बड़ी खबर आप मानते हैं इसको? और एचयूएल, आईटीसी या फिर प्रेफर्ड स्टॉक्स जिनमें डिविडेंड यील्ड कब तक काफी अच्छी खासी रही हैं, सिर्फ डिविडेंड यील्ड पे जो लोग अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं उनके लिए कितनी अच्छी खबर है और किन किन स्टॉक्स को आप रिकमेंड करेंगे इस पर्सपेक्टिव से? नहीं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ये खबर पॉजिटिव है सेंटिमेंट वाइज, क्योंकि बायबैक को लेके एचयूएल ने जिस प्रकार से प्रीवियस बायबैक किया था, एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी के पास काफी आइडल कैश है और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी काफी बढ़िया है, तो बायबैक अगर आता है तो डेफिनेटली आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा। ये तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है, ये कहना मुश्किल है कब होगा, लेकिन डेफिनेटली बायबैक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी स्ट्रांग लग रही है। और दूसरे शेयर की अगर हम बात करें तो क्लियरली नेस्ले या टिपिकली आप इंडियन कंपनीज लाइक बजाज
कॉर्प है, यहाँ पे भी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि प्योरली डिविडेंड यील्ड पे कोई निवेशक इन्वेस्ट करता नहीं है, ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना जरूरी है। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस अलग है और हो सकता है कि बायबैक इन नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर्स में अनाउंसमेंट आ जाए। जी, तो नजर रखें एचयूएल पर। आज के सेशन में कल 883 के लेवल्स पर ये स्टॉक क्लोज हुआ था। खबरों वाले शेयर्स में आज सीमेंट स्पेस एक छोटी कंपनी है सागर सीमेंट, उस पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। पॉजिटिव खबरें हैं कि कंपनी ने तोशाली सीमेंट से ग्राइंडिंग यूनिट खरीदी है 60 करोड़ में। कल ये स्टॉक नहीं चला, लेकिन बीते 3 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 300 सवा 300 से स्टॉक ने चलना शुरू किया था और अब 750 के स्तर पर आ चुका है। और कल भले ही सागर सीमेंट ना चला, लेकिन पूरे सीमेंट स्पेस में खरीदारी थी। छोटे सीमेंट स्टॉक्स में ज्यादा मूव था। आप देखिए बनपुर सीमेंट को कल के सत्र में 11-12% चला। ये स्टॉक प्रिज्म सीमेंट कल 16% उछलकर बंद हुआ। दिग्गज हो यहाँ पर छोटे सीमेंट स्टॉक्स हो, एक जोरदार मूव रहा है बीते कल के सेशन में खासतौर पर। लेकिन ब्रिजेश, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है सीमेंट स्पेस से आज के लिए या फिर आने वाले कुछ सेशंस के लिए? तो अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो नो डाउट मिड कैप सीमेंट में इंडियन सीमेंट को हम देख सकते हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल के सत्र में लगभग उसने एक नया 52 वीक हाई भी बनाया 112 के आसपास में। इमीडिएट बेसिस पे लगभग 105-106 का उसका अच्छा एक सपोर्ट एक है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 109 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो 118 के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर पोजिशनल व्यू लेने की अगर बात आती है तो लगभग आपको अपसाइड इट हैज इंटेक्ट टू गो समवेयर अराउंड 135 to 140 और लेवल, बट उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगभग 100 रुपए का लगाना पड़ेगा। जी, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इंडिया सीमेंट में खरीदारी की जा सकती है। कल ये स्टॉक 111 के स्तर पर क्लोज हुआ था और अगर इंट्राडे 1 से 2 सत्रों का आपका नजर है तो 109 का स्टॉप लॉस रखें, 118 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। कल 7.5% उछाल के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है? 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ये जान लेते हैं वीरेंद्र से। बताइए वीरेंद्र, कौन से 2 शेयर? देखिए दिवाली, पहला स्टॉक है आज कोटक महिंद्रा बैंक यानी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। कल करीब 752-80 पे करीब 9 रुपए बढ़ के स्टॉक बंद हुआ था। और देखिए इसने एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है कल, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक ब्रेकआउट दिया। दैट मींस इस स्टॉक को आपको चेस करना है, याद रखिए जुलाई में कारोबार करना है। और क्योंकि एक ब्रेकआउट अभी आया ही है, फ्लैग का ब्रेकआउट, तो हम स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल, स्लाइटली मैंने कहा कि थोड़ी सी दूर की कॉल लेंगे। 760 की कॉल लगभग 17.5 रुपए के आसपास आपको मिलेगी विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 30 और करीब यहां पे आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है। यानी फर्स्ट टारगेट आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 775 यानी इसका ऑल टाइम हाई वो ये हिट कर सकता है। लेकिन दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स डीवीआर और देखिए यहां पर थोड़ा सा मंदी के संकेत मिल रहे हैं। कल भले ही अगर आप देखें स्टॉक फ्लैट था, लेकिन ये एक ट्रबल्ड जोन में फंस गया है। आप देखें आपकी स्क्रीन पर, प्लीज एक बार फिर से चार्ट पे आइएगा। इसने एक गैप क्रिएट किया मई के लास्ट में, जब नंबर्स आए थे टाटा मोटर्स के, उसके बाद गैप के बाद 325 एक हाई क्रिएट हो गया। फिर इसने अब फिर एक गैप क्रिएट किया है जिसका हायर एज है 310 और लोअर एज है 300 और वो 300 का सप्लाई जोन जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और चांसेस है कि ये स्टॉक एक बार फिर से 280 या फिर 275 या फिर 272 रीटेस्ट करे। यहां पे जो रणनीतिकार हैं जीईपी कैपिटल, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो ये 280 का पुट ऑप्शन सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। याद रखिए 280 का पुट ऑप्शन 7.5 रुपए से 7.25 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। 13 रुपए का लक्ष्य है और 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। और याद रखिए जो इनका स्टॉप लॉस है वो है करीब 4 रुपए का। दैट मीन्स कि अगर ये स्टॉक रिवर्सल दे दे, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये गिरे ना 295 के ऊपर निकल जाए तो आप अपने ऑप्शन से बाहर निकल के आ जाइएगा। टाटा मोटर्स डीवीआर, ब्रिजेश, इन दोनों में से किस साइड ट्रेड करेंगे आप? दो मोर लेस आप देखिए सेम इंप्रेशन है डेली चार्ट्स पे। देखिए टाटा मोटर डीवीआर को लेते हैं, समवेयर अराउंड 325 के आसपास में उसका एक हाई बना हुआ था, वहां से गैप डाउन हुआ, फिर 310 का बना, फिर उसके बाद में फिर एक और गैप डाउन हुआ समवेयर अराउंड मिडल लो ऑफ 280। जैसे कि आपने कहा, उम्मीद तो नहीं है मुझे कि 305 310 का लेवल क्रॉस करेगा, तो हायर एंड पे एक बार सप्लाई मतलब एक स्टॉप लॉस लेके 305 का स्टॉप लॉस लेके बेचने की सलाह रहेगी। और उम्मीद है कि इस बार शायद ये जो लेवल है 380 का, इट कैन ब्रेक दैट लेवल एंड कैन ड्रिफ्ट down to 260 265 odd level। तो टाटा मोटर्स डीवीआर आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी में शामिल किया गया है। और टाटा मोटर्स डीवीआर की बात हुई तो टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने 2 खास बातें कही हैं। पहला तो यह कि ब्रेक्जिट के बाद जो जेएलआर के यूरोप के और यूके के जो वॉल्यूम्स है वहां पर एक डिप जरूर आ सकता है, लेकिन वीक पाउंड की वजह से जो मार्जिन है वो एक्सपैंड हो सकते हैं और वीक वॉल्यूम के कंसर्न्स को भी काफी हद तक ऑफसेट करने में मदद करेंगे। स्टॉक कल 447 के लेवल पर स्टॉक तो हुआ था। अविनाश, मैक्स वेंचर्स पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? 6 सेशंस हुए स्टॉक को लिस्ट हुए और लगातार 6 सत्रों में 6
और सर्किट स्टॉक लगा चुका है। आज खबरों में भी है जो फॉरेन फंड हाउसेस है वो काफी बेट कर रहे हैं और मॉर्गन स्टैनले एशिया ने भी 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और एक खबर ये भी है मैक्स वेंचर्स पर कि जो ओपन ऑफर है वो 12 अगस्त को खुलेगा, 29 अगस्त तक जारी रहेगा। लेकिन आपकी राय क्या है? इनफैक्ट व्यू पॉजिटिव ही रहेगा दीपाली, क्योंकि हमने देखा है कि जो पैकेजिंग कंपनीज है यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस में गिरावट आने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरह से बढ़ी है। अगर हम कंपेरेबल पेयर्स देखें जैसे कॉस्मो फिल्म, एस्टर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे नतीजे काफी अच्छे आए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक बार ये बिजनेस पूरी तरह से डिमर्ज करने के बाद यहाँ पे री रेटिंग आने की काफी संभावना है। हमको लगता है कि ये लेवल से भी काफी अच्छी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल फंड्स इसमें अभी पैसा लगा रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी काफी बढ़िया रहेगा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी चलिए 9 बजे हैं, शहबाज लाइव कहीं रोकते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। पहले देख लीजिए हेडलाइंस। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज संकेत अच्छे, समीकरण अच्छे और 82-50 पर खुलने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी खासी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी अच्छी है और डेफिनेटली जो फोकस है वो क्लियरली आज भी रहने वाला है इंडियन स्टोरीज पर। एसजीएक्स निफ्टी अब देखिए 54 पॉइंट ऊपर इस समय 8262 पर, ऊपर से आज एक्सपायरी, और अगर ये एक्सपायरी 8250 के ऊपर भी हो जाती है तो आई थिंक जिसके संकेत हैं भी, तो पिछले हफ्ते जो डर था वो पूरी तरह से इसके बाद नहीं उठा। दूसरी चीज एक और मैं इनफैक्ट शेयर करना चाहूंगा, जो आउटस्टैंडिंग वाई इस सीरीज में अभी भी खड़ा है, जो रोल होना बाकी है, जिसके आज आखिरी दिन है, वो अधिकतर जो वाई खड़ा हुआ है मेहर, वो शॉर्ट साइड का है, वो मंदी की पोजीशन है। और ये 54 अंकों के फ्रैक्शन से अगर आप देखें ओपनिंग होती है तो ये उस आउटस्टैंडिंग वाई जो कि जून की सीरीज में अभी भी खड़ा हुआ है उस पर प्रेशर डालेगी, क्योंकि उसको आज या तो कटना है या रोल होना है। तो ये बड़ी चीज अगर आप देखें जो कि बाजार को ट्रिगर देगी। बिल्कुल, चलिए खुला है। इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में देखते हैं संकेत क्या है मार्केट के लिए। एक तो एलएनटी आप देखिए करीब 1% ऊपर खुला है इंडिकेटिव टिक्स में। साथ ही जो कुछ स्टॉक्स जिस पर इस समय संकेत आ रहा है उसमें एसीसी हल्के से हरे निशान में। टाटा स्टील, इन्होंने बयान दिया है कि जो ब्रेग्जिट है उसका इम्पैक्ट यूके की जो इनकी एसेट सेल होने वाली है उस पर नहीं होगा, ये करीब 0.5% ऊपर। निफ्टी इस बीच आप देखिए करीब 9 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में 8212 के पास। और एसबीआई आज भी लीड करते हुए करीब 1.25% ऊपर। देखा था आज सुबह की इनिशियल कमेंट्री में। इस बीच अगर आप देखें 67 के मुकाबले अगर आप देखें 6755 पे, तो भारतीय रुपए ने यहाँ पर एक अच्छा मूव दिया है। तो देख लीजिए बीते शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक आते आते कितनी स्मार्ट रिकवरी, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें 54 पैसे की रिकवरी फ्रॉम दैट लो ऑफ 68.8 जिस दिन ब्रेक्जिट हुआ था। खैर अब थोड़ा सा हाउस व्यूज पे फोकस करते हैं। एग्जैक्टली हाउस व्यूज ने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे, स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे क्या रखा है। व्यू अंचल से। अंचल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। शुरुआत करेंगे पहले सोभा लिमिटेड के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की सर अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, एक अच्छा निवेश का विकल्प है उनका मानना है। और जो टारगेट वो दे रहे हैं उनका मानना है आगे चल के 407 रुपए के लक्ष्य सोभा लिमिटेड जल्द दिखा सकता है। देखिए ट्रिगर है, ट्रिगर ये है कि कंपनी ने कल ही लॉन्च किया है, एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दिल्ली एनसीआर में, और ऐसे और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। और वो मानते हैं मॉर्गन स्टैनली की मार्जिन्स को, ये लग्जरी प्रोजेक्ट्स मार्जिन्स को ड्राइव करते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर एक्साइड के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। काफी समय के बाद, काफी समय से गोल्डमैन सैक्स बेरिश था एक्साइड पे, अब थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है। पहले तो उन्होंने उसे एशिया पैसिफिक सेल लिस्ट से हटाया है एक्साइड को, और जो रेटिंग है उसे अब सेल से बढ़ाकर न्यूट्रल किए। टारगेट भी इंप्रूव किया, 141 से बढ़ा के 156 रुके है। लेकिन अभी भी उनका मानना है अगर बैटरी स्पेस में देखें तो अमरा राजा बैटरी ज्यादा बेहतर पिक है और वहां पे निवेश करके ज्यादा बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरी ओर सिटी ने भारतीय इंफ्राटेल के ऊपर अपनी खरीदारी की सलाह को बरकरार रखा है। लक्ष्य दे रहे हैं 480 का। बार बार एक ही बात रिपीट करती आए हैं। सिटी पहले भी कहा है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है वो टावर कंपनियों पे है, जबकि जो टावर डील्स हैं उनमें ज्यादा अपर हैंड नेगोशिएशन पावर टावर कंपनीज को मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी टेलकोस को मिलता है। और इस बारी भी जो भारतीय इंफ्रा ने नई डील की है उसमें भी यही हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के नियर टर्म जो फाइनेंशियल है उस पर जरूर डेंट आता हो दिखे, बट हाँ लॉन्गर टर्म में अभी भी स्टोरी बरकरार है। साथ ही सीएलएसए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच माफ कीजिएगा, उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 42 का दिया है। ओवरऑल उनका मानना है कंसोलिडेशन जारी जरूर है, लेकिन भारतीय और आइडिया ज्यादा बेटर पिक्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में।
CLSA ने टाटा मोटर्स के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, निवेश की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य 545 का दिया है। ब्रेक्जिट का इंपैक्ट डेफिनेटली आता हुआ मिलेगा, जो वॉल्यूम्स है उस पर डेंट आ सकता है, लेकिन क्योंकि JLR जो इसकी एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, उसके इतने हेवी मार्जिन के चलते जो वॉल्यूम डेंट है वो उतना इंपैक्ट नहीं करता हुआ दिखेगा फाइनेंशियल्स को। डॉयचे बैंक ने लास्टली SBI के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य को करीब 13% बढ़ाया है और अब 270 का दिया है। ओवरऑल PSU स्पेस में से, बैंकिंग स्पेस में से उनका मानना है SBI सबसे अच्छी पिक है और यहां से अभी और स्पेस बाकी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज कुछ स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, हालांकि एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट रहेगा, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पर आज के दिन में आप नजर रख सकते हैं। एक तो सेटको है, NSE से लिस्टिंग की मंजूरी इन्हें मिली है और ये कल NSE पर लिस्ट होगा, तो ये एक ऐसा काउंटर है जिस पर आप नजर रख सकते हैं। साथ ही स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिली है मिंडा इंडस्ट्रीज के, तो इस पर नजर रख सकते हैं। ये काउंटर करीब 1% ऊपर। मेजेस्को, इस पर नजर रख सकते हैं आप, और मेजेस्को ने iSign के साथ एक करार किया है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। काउंटर 529 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मैकेनिज्म जो है उसे लेकर इन्होंने करार किया है। और साथ ही नजर रख सकते हैं आप MCX CME ग्रुप, यहाँ पर हो सकता है कि हिस्सा खरीद सकता है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। इस बीच धर्मेश कांत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेश, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो इट्स ऑलमोस्ट गिवन नाउ कि एक जो नर्वसनेस 8200 के लेवल को लेकर थी, फॉर द टाइम बिंग वो काफी सबसाइड हुई है, 8250 पर नजर है, आज सेटलमेंट भी है। आपका व्यू क्या है मार्केट पर इस समय? गुड मॉर्निंग। सी, हम लोगों का व्यू हमेशा से एक पॉजिटिव और सकारात्मक था मार्केट पे, एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट एग्जिट हो या ब्रेक्जिट हो, ये 2-4 दिन का फिनोमिना रहेगा एंड देन फंडामेंटल्स भी प्ले आउट इन द मार्केट और फिर मार्केट इसको डिस्काउंट करके आगे बढ़ जाएगा। इंडियन मार्केट का आउट परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एंड इमर्जिंग पेयर्स वाज आल्सो व्हाट वी वर फोकसिंग ऑन, एंड एक्चुअली वो उसी से प्ले आउट भी हुआ। अब जैसे कि हम लोग अर्निंग सीजन 2 हफ्ते में देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी जो ग्रीन शूट्स दिखा था Q4 FY16 में, वो सीमेंट होता है या नहीं होता, वो Q1 FY17 अर्निंग्स में पता चलेगा। और हमें आशा है कि ये होना चाहिए, बिकॉज वी एक्सपेक्टिंग 12 to 15% काइंड ऑफ सेल्स एंड पैट ग्रोथ इन FY17। मानसून के प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे हुए, इनिशियल थोड़ा सा डर जरूर था, बट अब वो 12% के आसपास आके घट गया डेफिशिएंसी का जून में। जुलाई एंड अगस्त मेजर मंथ है, तो दैट विल बी क्लोजली वॉच्ड। एंड 7th पे कमीशन कल जो रिलीज हुआ, अगेन अ बिग बूस्टर फॉर द मार्केट। एक्सपायरी में भी अराउंड 8200 से 8250 के बीच में हो, बट मुझे लगता है कि रियल तेजी है वो कल से शुरू होगी, एंड वहां पर फिर आप 84-8500 जुलाई के मंथ में देखेंगे निफ्टी पे। चलिए, समय था आखिरी प्रश्न आपसे, कोई रेस्ट ऑफ द डे के लिए कोई स्टॉक जो आपके डार पे रहेगा? देखिए, HDFC लिमिटेड है जिसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। कल उसने अच्छा खासा क्लोज दिया, ऑलमोस्ट एट डेज हाई दिया हुआ है। सो हमें लग रहा है HDFC लिमिटेड में थोड़ी तेजी कंटिन्यू हो सकती है। 1280 से लेकर 1285 के हमारे नियर टर्म टारगेट्स है इसमें, तो HDFC लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा हमने ऑलरेडी 3 बाय सजेस्ट किए हुए हैं, सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कंटिन्यू रहेगी और ओवरऑल पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, समय तो शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ ब्रजेश सिंह भी जुड़े हैं, उनसे